नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे मैरीटाइम डिजास्टर एंड इंडियाज रोल इन ग्लोबल शिपिंग सेफ्टी। दोस्तों सोचो, तुम समुद्र के किनारे खड़े हो और एक के बाद एक बड़े कार्गो शिप्स को गुजरते हुए देख रहे हो। आपको लगता होगा कि ये सिर्फ गुड्स लेके जा रहे हैं, लेकिन असल में ये शिप्स हमारी इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और सेफ्टी का एक ह्यूज पार्ट है। इंडिया के लिए तो ये और भी इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि हम एक मैरीटाइम नेशन है। अराउंड 7500 किलोमीटर की हमारी कोस्ट लाइन है। इसके अलावा बहुत सारे फिशरमैन इस मैरीटाइम एरिया में रहते हैं और हर साल मैसिव कार्गो का मूवमेंट यहाँ से होता है। अगर समुद्र में सेफ्टी के रूल स्ट्रोंग ना हो तो एक छोटा सा एक्सीडेंट भी पूरी की पूरी इकोनॉमी और नेचर दोनों को हिला के रख सकता है। पिछले कुछ सालों में इंडिया के कोस्ट के पास काफी फ्रीक्वेंट मैरीटाइम डिजास्टर हुए हैं, जैसे कि 2021 में श्रीलंका के अंदर हुआ था। 2021 के अंदर श्रीलंका के अंदर क्या होता है, एमवी एक्सप्रेस पर्ल नाम का एक शिप जो है उसके अंदर आग लग जाती है और उसके बाद वो डूब जाता है। देखो, ये जो कार्गो होते हैं, जो शिप होते हैं, उसमें काफी हैजार्डस केमिकल्स होते हैं। कई बार डेंजरस गुड्स डिक्लेयर ही नहीं किए जाते, ये या गलत लेबल लग जाता है। मतलब क्रू को पता ही नहीं होता कि वो क्या लेके जा रहा है, वो कितना डेंजरस है। ऐसे में अगर आग लग जाए तो फाइटिंग और रेस्क्यू जो है बहुत रिस्की और काफी मुश्किल बन जाता है। साथ ही क्या होता है, जो अनसेफ पैकेजिंग, ये जो है ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। स्पेशली लिथियम बैटरीज और जो फ्लेमेबल केमिकल्स हैं, उनकी अनसेफ पैकेजिंग जो है काफी बड़ा रिस्क है। अगर सही तरीके से पैक ना किया जाए तो एक छोटी सी स्पार्क भी बहुत बड़ा एक्सप्लोजन कर सकती है। जैसे प्लेन्स में बैटरी के लिए एक स्ट्रिक्ट पैकेजिंग रूल्स होते हैं, वैसे ही शिप्स में भी होने चाहिए। इसलिए इंडिया ने बोला इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन को, और उसकी जो मैरीटाइम सेफ्टी कमेटी है, इसने उसको बोला कि भाई हमें स्टेप्स उठाने चाहिए। स्टेप्स क्या उठाने चाहिए? कंटेनर सेफ्टी रूल्स को लेके आना चाहिए। कंटेनर सेफ्टी रूल्स और टफ बनाने चाहिए ताकि ग्लोबली लोडिंग और हैंडलिंग जो है काफी सेफ हो। उसके अलावा इंडिया ने बोला कार्गो डिस्क्लोजर नॉर्म्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। हर एक हैजार्डस मटेरियल्स का प्रॉपर डिक्लेरेशन होना चाहिए। उसके अलावा इंडिया ने बोला कि जो आईएमडीजी कोड हैं, इंटरनेशनल मैरीटाइम डेंजरस गुड्स कोड, इनको अपडेट करना चाहिए ताकि केमिकल्स, ट्रांसपोर्ट, इनका जो रूल है वो काफी इफेक्टिव हो सके। तो इंडिया ने ये सब कुछ कंडीशंस रखी हैं, ये सब सुझाव रखे हैं मैरीटाइम सेफ्टी कमेटी के सामने। दोस्तों आप डिस्कस करते हैं मैरीटाइम डिजास्टर्स को। देखो, मैरीटाइम डिजास्टर को हमने दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है। एक तो जाने पहचाने, जिनको आप आराम से समझ जाओगे। एक है नई कैटेगरी जो अभी हाल फिलहाल में इमर्ज हुआ है। सबसे पहले आता है जाने पहचाने, जिसके अंदर आता है शिपरेक एंड कोलिजन। इसका सिंपल सा मतलब क्या है, जब दो जहाज आपस में टकरा जाए उसको बोलते हैं कोलिजन, शिपरेक। इसका एक एग्जांपल है 2017 का। 2017 में क्या हुआ था, हांगकांग के पास दो बड़े ऑयल टैंकर आपस में टकरा गए थे। टकराव से क्या हुआ, जितना भी ऑयल उनके अंदर था वो सारा का सारा समुद्र के अंदर फैल गया। दूसरा होता है जब आग लग जाना, किसी शिप के अंदर आग लग जाना या एक्सप्लोजन हो जाना। इसका एक एग्जांपल था 2021 में। 2021 में श्रीलंका के अंदर क्या हुआ था, एमवी एक्सप्रेस पर्ल नाम के जहाज के अंदर जो है आग लग जाती है और उसके बाद वो डूब जाता है। तीसरा होता है ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग के अंदर क्या होता है, जब जहाज शैलो वाटर के अंदर तैरता है, मतलब कम गहरे पानी के अंदर जब जहाज तैरता है तो किसी पत्थर से टकरा जाता है, उसकी वजह से ये इंसिडेंट होता है। इसका एग्जांपल आपको देना चाहूंगा, 2021 में हुआ था, बहुत फेमस केस हुआ था ये। जो सुएज कैनाल है वो ब्लॉक हो गई थी। सुएज कैनाल के अंदर जो है एक जहाज था एवरग्रीन नाम का। एवरग्रीन नाम का जहाज जो है वो कई हफ्तों तक जो है सुएज कैनाल के अंदर फंसा रहा था और उसकी वजह से ग्लोबल जो सप्लाई चेन है वो काफी डिस्टर्ब हो गई थी। उसके बाद आता है हैजर्ड्स कार्गो कार्गो लीकेज। इसके अंदर क्या होता है, शिप के अंदर से जो डेंजरस केमिकल्स होते हैं, जो गैसेस होते हैं, जो टॉक्सिन्स होते हैं, वो समुद्र में लीक हो जाते हैं। इससे क्या होता है, जो मैरीन एनिमल्स होते हैं ये उनके लिए बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि ये जो पोल्यूटेंट्स हैं मैरीन एनिमल्स के अंदर चले जाते हैं और उसके बाद जब इन मैरीन एनिमल्स को इंसान खाता है तो ये वहां से इंसान के शरीर में आ जाते हैं। इसको बोला जाता है बायो मैग्निफिकेशन एंड बायो अकुमुलेशन। अब आते हैं नए रिस्क। अब देखते हैं नए रिस्क को। ये जो
रिस्क हैं जैसे लिथियम आयन बैटरीज एंड टॉक्सिक केमिकल्स, ये अभी के नए एग्जाम्पल है। मतलब ये नए रिस्क समुद्र में एक काइंड ऑफ साइलेंट किलर है, जो दिखते नॉर्मल कार्गो जैसे हैं लेकिन अंदर से एक काइंड ऑफ टिकिंग टाइम बॉम्ब्स होते हैं। जो लिथियम आयन बैटरीज और टॉक्सिक केमिकल्स हैं, ये छोटे दिखते हैं लेकिन अंदर से बहुत टेम्परामेंटल होते हैं। थोड़ा सा भी गलत टेम्परेचर या पैकेजिंग हो तो ये तुरंत आग पकड़ लेते हैं। उसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट वेपन एंड मिलिट्री कार्गो। इसमें क्या होता है? देखो, ये सिर्फ एक नॉर्मल कार्गो नहीं होता, इसमें डबल खतरा होता है। डबल खतरा कैसे होता है? पहला खतरा होता है ये जो वेपन्स है ये किसी गलत बंदे के हाथ में ना चले जाएं, इसका खतरा होता है। मान लो कोई जहाज लेके जा रहा है इनको, पायरेट्स जो है इनको रास्ते में लूट ले तो गलत हाथ में चले जाएंगे। दूसरा खतरा होता है कि ये कहीं आग ना पकड़ ले और एक्सप्लोजन ना हो जाए, तो ये काइंड ऑफ फ्लोटिंग बॉम्ब होते हैं। तो इनसे बचने का कोई चांस ही नहीं है अगर ये समुद्र के अंदर फ्लोट कर गए। तीसरा होता है पोरली डिक्लेयर्ड केमिकल्स। इसके अंदर क्या होता है? कार्गो के पेपर में गलत इंफॉर्मेशन को देना। जैसे अगर कोई डेंजरस एसिड को हार्मफुल लिक्विड लिख दे, तो भाई क्रू सोचेगा कि ये ठीक है, हार्मलेस हार्मलेस लिक्विड ही तो है। हालांकि वो डेंजरस एसिड है लेकिन उसको गलती से लिख दिया हार्मलेस लिक्विड, तो क्रू क्या सोचेगा? क्रू सोचेगा भाई ठीक है, मुझे सेफ्टी रखने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे प्रोटेक्टिव गियर्स पहनने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है तो डायरेक्ट इंजरी होती है, इवन डेथ भी हो जाती है। तो गलत डॉक्यूमेंटेशन की वजह से जो है ये इंसिडेंट होते हैं। रिसेंटली ऐसे ही 2 मैरीटाइम इंसिडेंट होते हैं इंडिया के अंदर। पहला इंसिडेंट होता है सिंकिंग ऑफ एमएससी ईएलएसए 3। ये होता है कोच्चि की कोस्ट के ऊपर। ये एक लिबेरियन फ्लैग्ड वेसल था जो डूब गया। लेकिन इस डूबने के साथ समुद्र में रिलीज हुए नर्डल्स, जो कि थे छोटे-छोटे प्लास्टिक पैलेट्स। उनका साइज था 1 से लेके 5 एमएम का। ये देखने में हार्मलेस लगते हैं लेकिन समुद्र के लिए ये एक साइलेंट किलर है। ये एक माइक्रोप्लास्टिक है। ये माइक्रोप्लास्टिक क्या करता है? ये मैराइन एनिमल्स के स्टमक में चले जाता है और उनकी डेथ का रीजन बनता है, और फिर फूड चेन के द्वारा ये हमारी प्लेट तक पहुंच जाता है, तो इंसानों के लिए भी खतरनाक है ये। दूसरा इंसिडेंट होता है MV वन हाई 503। ये भी केरला के कोस्ट के आसपास होता है। इसमें क्या होता है? इस कार्गो में था कैल्शियम कार्बाइड, फ्यूल ऑयल और जो प्लास्टिक पैलेट्स थे उनको ये कैरी कर रहा था। अब होता क्या है, इसके अंदर आग लग जाती है, और क्योंकि कैल्शियम कार्बाइड जो है पानी के कांटेक्ट में जब आते हैं तो वो बनाते हैं एसिटाइलिन गैस। जो एसिटाइलिन गैस है वो हाईली इनफ्लेमेबल होती है, मतलब एक छोटी सी स्पार्क और पूरा ब्लास्ट होने का चांस। इसमें फ्यूल ऑयल और प्लास्टिक पैलेट होने से फायर का जो स्प्रेड होने का चांस था वो और भी बढ़ गया, और ये काफी डेंजरस इंसिडेंट बना। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मैरीटाइम डिजास्टर। क्या कॉन्सिक्वेंसेस होती हैं जब कोई मैरीटाइम डिजास्टर होता है उसकी? दोस्तों, समुद्र जो है वो एक जीता जागता इकोसिस्टम है, जिसमें हर मछली, हर प्लांट, हर ड्रॉप ऑफ वाटर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। लेकिन जब एक मैरीटाइम डिजास्टर होता है तो इसका असर सिर्फ शिप तक लिमिटेड नहीं होता। इसका असर एनवायरनमेंट के ऊपर भी पड़ता है, हेल्थ के ऊपर भी पड़ता है और इकोनॉमी के ऊपर भी पड़ता है। जैसे ऑयल स्पिल्स में क्या होता है? जब ऑयल समुद्र में गिरता है तो पानी के ऊपर एक थिक लेयर बना लेता है, जो ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है उसको रोक देता है। इसका असर क्या होता है? इसका मतलब मैराइन एनिमल जो है लिटरली दम घुट के मर जाते हैं। इसका एक अच्छा एग्जांपल है 2010 के अंदर क्या हुआ था। गल्फ ऑफ मैक्सिको में मिलियंस ऑफ मैराइन एनिमल्स की डेथ हुई थी, डीप वाटर होरिजन ऑयल स्पिल की वजह से। जब ये ऑयल स्पिल हो जाता है तो उसको साफ भी करना पड़ेगा। साफ जो करेंगे वो आदमी करेंगे। अब ये जो आप देख रहे हो जो सूट पहने बैठे हैं इसको बोलते हैं हजमत सूट। ये जो काफी गर्म होता है, 15 मिनट पहनने के बाद ही इसकी अब पसीने निकल जाते हैं शरीर से। तो सोचो, इतना गर्म सूट पहन के जब ये साफ करते हैं तो कितना हेल्थ के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है, और ये इकोनॉमी को भी अफेक्ट करता है। पॉल्यूटेड बीच पर कोई टूरिस्ट नहीं आता तो टूरिज्म कोलैप्स हो जाती है। फिशिंग भी तब तक बंद हो जाती है तब तक वो बीच पोल्यूट रहता है, जिससे फिशरमैन्स की जो लाइवलीहुड है वो भी चली जाती है, और क्लीन करने में बहुत सारा पैसा भी लगता है। एक इसका अच्छा खासा एग्जांपल आपको मैं देना चाहूंगा, वो है एक्सोन, डबल एक्स आएगा यहाँ पे, एक्सोन वाल्देज, एक्सोल वाल्देज ओil स्पिल। ये कहाँ हुआ था?
ये हुआ था अमेरिका के पास में। होता क्या है, अमेरिका में 1989 के अंदर ये ऑयल स्पिल होता है। यहाँ पे जो जहाज ऑयल लेके जा रहा था, वो एक शैलो वाटर के अंदर जा रहा होता था। वो एक अंडर वाटर रॉक से टकरा जाता है और इसके अंदर था अराउंड 53 मिलियन गैलन क्रूड ऑयल। तो सोचो इतना ज्यादा क्रूड ऑयल था और ये उस रॉक से टकरा जाता है। उसके बाद जो ऑयल स्पिल है वो स्टार्ट हो जाती है। अराउंड जो है 11 मिलियन जो गैलन क्रूड ऑयल था वो समुद्र में लीक हो जाता है। और इसकी वजह से बताया जाता है कि अराउंड 2.5 लाख से ज्यादा जो है सी बर्ड्स वो मर जाते हैं। 2800 के आसपास जो सी ओटर्स होते हैं वो मर जाते हैं। उसके अलावा बहुत सारा मेराइन लॉस होता है। उसके अलावा 1300 माइल का जो कोस्ट लाइन थी वो पोल्यूटेड हो जाती है और इसको साफ करने में अराउंड 2 बिलियन का खर्चा आया था। तो ये एक्सोन वाल्देज, ये फेमस ऑयल स्पिल आपको याद रखनी है, जो बहुत अच्छा एग्जांपल है ऑयल स्पिल का। दोस्तों अब डिस्कस करते हैं, जब कोई मैरीटाइम डिजास्टर होता है तो उसको हैंडल करने में कौन कौन सी दिक्कतें आती है। दोस्तों जब एक मैरीटाइम डिजास्टर होता है तो समुद्र में सिर्फ एक्सीडेंट का प्रॉब्लम नहीं होता। उसके बाद जो हैंडलिंग प्रोसेस शुरू होता है वो कभी कभी उस डिजास्टर से भी काफी बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें ट्रांसपेरेंसी की कमी, गलत हैंडलिंग, लीगल इश्यूज का झंझट, स्लो रेस्पॉन्सेज और जो इंश्योरेंस का लंबा ड्रामा है, ये सब मिलकर ग्लोबल हेडेक को काफी बढ़ा देते हैं। अगर बात करें लैक ऑफ कार्गो ट्रांसपेरेंसी, इसके अंदर क्या होता है, कई शिपर्स जो हैं अपने हैजर्डस कार्गो को या तो गलत डिक्लेयर करते हैं या बिल्कुल डिक्लेयर ही नहीं करते। सोचो अगर लिथियम बैटरीज को हार्मलेस इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम पे भेज दिया जाए तो क्रू प्रॉपर सेफ्टी फॉलो ही नहीं करेगा। रिजल्ट क्या होगा, आग लगने के चांसेस होंगे। ये वैसे ही है जैसे किसी को एक पेट्रोल कैन को गिफ्ट रैप करके बोल दिया जाए कि भाई ये जूस की बोतल है। तो आप रिस्क को समझ सकते हो। अगर बात करें इम्प्रॉपर हैंडलिंग के अंदर क्या होता है, पुअर पैकेजिंग और अनसेफ लोडिंग भी एक काइंड ऑफ टाइम बॉम्ब का रोल प्ले करते हैं। अगर केमिकल्स या फ्लेमेबल आइटम सही तरीके से पैक ना किए जाएं तो थोड़ा सा भी लीकेज या कॉन्टैक्ट एक बड़ा ब्लास्ट क्रिएट कर सकता है। जो श्रीलंका के अंदर केस हुआ था एमवी एक्सप्रेस पर्ल नामक जहाज का, उसके साथ यही हुआ था। गलत पैकेजिंग की वजह से केमिकल्स वहां पे लीक हुए और वही लीक की वजह से वहां पे फायर हुआ और उसके बाद जो है जहाज के अंदर आग लग गई और वो डूब गया। कॉम्प्लेक्स ओनरशिप, देखो ये जो जहाज होते हैं इनकी ओनरशिप बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। झंडा किसी देश का होता है, ओनर किसी दूसरे देश का होता है और जो ऑपरेटर होता है वो किसी तीसरे देश का होता है। तो इसमें यही नहीं पता चल पाता कि भाई अगर कुछ एक्सीडेंट होता है तो जिम्मेदारी किसकी बनती है। और कई बार क्या होता है, फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस, ये क्या होता है, ये अपने जहाज को ऐसी फ्रेंडली कंट्री के अंदर रजिस्टर करवा देते हैं जिसके अंदर लोग बहुत फ्रेंडली है, मतलब कोई हार्ड कानून नहीं बनाए उस कंट्री ने। तो वहां के अंदर रजिस्टर कर देते हैं। रजिस्टर करने का मेन मकसद केवल यही होता है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब मैरीटाइम डिजास्टर होता है उससे बचने के लिए किसी फ्रेंडली कंट्री के अंदर जहाँ पे कानून बहुत ईजी है वहां पे रजिस्टर कर देते हैं। बात करें स्लो रेस्पॉन्सेज की, इसके अंदर क्या होता है, देखो आज के टाइम में मैरीटाइम डिजास्टर के लिए कोई अर्जेंट कोई यूनिवर्सल इन्वेस्टिगेशन सिस्टम नहीं है। मतलब एक एक्सीडेंट होता है तो रिपोर्ट बनने में महीनों लग जाते हैं और रिफॉर्म्स आने में तो साल लग जाएंगे। और इसी बीच जो सेम टाइप के एक्सीडेंट है वो रिपीट होते रहते हैं। समुद्र में हर घंटे का डिले का मतलब है कि भाई एक्सीडेंट को बुलावा देना। तो जो रिस्पॉन्सेज हैं, ग्लोबल रिस्पॉन्सेज, वो काफी स्लो हैं। अब सबसे मेन इशू आता है इंश्योरेंस के। इसमें क्या होता है भाई, पैसा कब आएगा पता ही नहीं है। मराइन इंश्योरेंस का सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि डिस्प्यूट, पेपर वर्क और पे आउट डिले इतना कॉमन है कि जब एक ऑयल स्पिल का कंपनसेशन केस जो जाता है, उस कंपनसेशन मिलने में कई साल लग जाते हैं। कई बार ये जो कंपनसेशन का केस है कोर्ट में अटका रहता है और इतने साल चलता रहता है। जो अफेक्टेड लोग थे वो अपनी कोई दूसरी जिंदगी शुरू कर लेते हैं लेकिन जो इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिलता है। तो ये सब समस्याएं जो हैं डिजास्टर को हैंडलिंग करने में आती हैं।